पिछले वीडियो में हम लोग वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ रहे थे कि वाष्पीकरण कब बढ़ जाता है और कब घट जाता है। उसी के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए द्रव के, मतलब जिस द्रव का वाष्पन हो रहा है उस द्रव के सतह का क्षेत्रफल, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दें तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। दूसरा कारक ये पढ़े थे कि अगर ताप बढ़ा दिया जाए तब भी वाष्पन बढ़ जाता है। और तीसरा ये पढ़े थे कि आर्द्रता, अगर नमी में वृद्धि होती है तो वाष्पन में कमी होती है। मतलब अगर आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता का मान बढ़ेगा तो वाष्पन की दर घट जाएगी। और चौथा पढ़े थे कि वायु की गति, अगर तेज़ हवा चलती है तो वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। अब सबसे लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता। हमारी हेडिंग यही होगी कि जब कहीं भी किसी भी केस में जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पे शीतलता मतलब ठंडक उत्पन्न हो जाती है। जैसे जनरल आप पेट्रोल ले लें और अपने हथेली पर रखेंगे तो पेट्रोल कुछ देर के बाद वाष्प बन के उड़ जाएगा और आपको अपनी हथेली पर ठंडक महसूस होगी। ये ठंडक कैसे उत्पन्न होती है इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो हेडिंग हमारी होगी वाष्पीकरण के कारण शीतलता। जब कोई द्रव वाष्पित होता है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को अपने आसपास के संपर्क की वस्तुओं से प्राप्त करता है। वाष्पन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए कि जब ऊष्मा उसको मिलेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कण क्या होंगे, अपना बेस जो है द्रव का सतह छोड़ के वायुमंडल में मिलने लगेंगे। इसीलिए कह रहा है कि जब कोई द्रव वाष्पित होता है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को अपने आसपास के संपर्क की वस्तुओं से प्राप्त करता है, जिसके कारण इन वस्तुओं का ताप कम हो जाता है। यही कारण है कि वाष्पीकरण से शीतलता मतलब ठंडक उत्पन्न होती है। लिखना होगा अगर हमको लिखना हो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है तो हम ये ऊपर वाला लिख सकते हैं, या अथवा करके अभी हम नीचे बताएंगे उसको भी लिख सकते हैं कि जब कोई द्रव वाष्पित होता है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को अपने आसपास के संपर्क की वस्तुओं से प्राप्त करता है, जिसके कारण इन वस्तुओं का ताप कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने का मतलब ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अथवा इससे भी आप समझ सकते हैं, जब खुले बर्तन में रखा कोई द्रव वाष्पित होता है तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे शीतलता होती है। तो दोनों कारण है, दोनों में से आप जो चाहें लिख सकते हैं। जब खुले बर्तन में रखा कोई द्रव वाष्पित होता है तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, वाष्पीकरण के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा। पढ़े हो ना, वाष्पीकरण किसे कहते हैं कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना। कि कैसे बदलता है कि हम जानते हैं कि कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है और उनके बीच में आकर्षण बल भी होता है, लेकिन कभी कभी ये गतिज ऊर्जा इतनी अधिक कुछ कणों के अंदर बढ़ जाती है कि वो अपना आकर्षण बल खो देते हैं और जिसकी वजह से वायुमंडल में जाने लगते हैं वाष्प बन के। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है। एनर्जी जब जहाँ से भी एनर्जी प्राप्त करेंगे, अब बताइए कि एनर्जी जब उनको मिलेगी तो कहीं ना कहीं से ये कण एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेने के बाद वाष्प में कन्वर्ट होकर वाष्पित होंगे, और उसके साथ जो एनर्जी की कमी होगी वह एनर्जी भी कहीं ना कहीं से पूरी होगी। तो जहाँ से भी ये एनर्जी उसको प्राप्त होगी द्रव के कणों को, तो जहाँ से एनर्जी प्राप्त होने का मतलब टेम्परेचर कम होना, टेम्परेचर कम होने का मतलब होता है ठंडा होना। सीधा सीधा है, समझ लीजिएगा आप लोग। जब खुले बर्तन में रखा कोई द्रव वाष्पित होता है तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, वाष्पीकरण होगा तो एनर्जी कम होगी, तो प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, मतलब लेते हैं, तो जिसके कारण जहाँ से ऊर्जा लेंगे वह क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्लियर। अब उदाहरण हम इसका अच्छे से समझते हैं। जब हम एसीटोन या पेट्रोल या इत्र को अपनी हथेली पर गिराते हैं, हाथ पे रख के आप ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं। एसीटोन एक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ। पेट्रोल या इत्र को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो इनके कण हमारी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हथेली से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की वजह से पेट्रोल क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता। हथेली से एनर्जी ले लिया तो हथेली का टेम्परेचर कम होगा, तो हथेली पर शीतलता मतलब हमको ठंडक महसूस होती है। ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। पूछता है कि जब हम इत्र
पेट्रोल या एसीटोन को अपने हथेली पर डालते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्यों? यही आंसर होगा। जब हम एसीटोन, पेट्रोल या इत्र को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो इनके कण हमारी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता यानी ठंडक महसूस होती है। अगला वाला है कि तेज़ धूप वाले गर्म दिनों में, आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में लोग छत पर सोते हैं और छतों पर सोने के लिए क्या करते हैं ना, उस पर पानी का छिड़काव करते हैं जिससे छत हमारी क्या हो, ठंडी हो। तो तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। तो जब हम छत पर ना धूप से गर्म हुआ अगर छत है उस पर पानी गिराते हैं तो क्या होगा, जो पानी गिरेगा वाष्प बन के उड़ेगा। वाष्प कब बनेगा, एनर्जी लेगा। एनर्जी कहाँ से लेगा, छत से लेगा। छत से लेकर के एनर्जी मतलब कि लेकर के वाष्प बन के जो जल हम गिराएंगे वाष्प बन के उड़ जाएगा और एनर्जी धीरे धीरे छत की कम होगी, जिसकी वजह से सतह क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्लियर। एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहाँ क्वेश्चन ही हमने लिख दिया है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो हम जानते हैं कि शारीरिक प्रक्रिया के दौरान गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जितना अधिक पसीना आएगा उतना अधिक ठंडक मिलती है। क्यों? तो वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हम सूती कपड़ा पहनते हैं तो सूती कपड़ा पहनने में क्या होता है कि सूती कपड़ा होता है ना, वो पसीना ज़्यादा सोखता है, और पसीना जब सोखता है तो पसीना सोखने का मतलब हो गया जल सोखना, और उस जल का वाष्पीकरण होगा। तो जल का वाष्पीकरण कहाँ से होगा, कहाँ से एनर्जी प्राप्त करेगा, कपड़ा। तो कपड़े से तो एनर्जी मिलेगी नहीं, एनर्जी मिलेगी हमारे शरीर से। तो वही हमारे शरीर से एनर्जी लेकर के उसका वाष्पीकरण होता है जल का, पसीने का, और उसके बाद से हमको ठंडक महसूस होती है। वही है, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। पूछेगा तो आपको इतना ही आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। बाकी कोई भी आंसर अगर कहीं से भी लिखेंगे उस आंसर को माना नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिटेल है, इसलिए डिटेल में ही लिखने की कोशिश करिए। 9th क्लास है हमारा, अर्थ नहीं है कि 2 से 3 लाइन में हमारा आंसर हो जाए। 9th क्लास है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद से उसका कारण लिख करके हम आंसर देंगे। जैसे सीधा सीधा है क्वेश्चन तो यहीं से शुरू करेंगे कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। अगर पसीना ना हो ना तो आदमी गर्मी से लगभग एकदम परेशान हो जाए, इसलिए पसीना ज़रूरी है गर्मी के दिनों में। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण, ज़्यादा जल मतलब अवशोषित करता है सूती कपड़ा, अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन आप सुन लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है, जलवाष्प विद्यमान है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, सिद्ध कीजिए कि वायुमंडल में जलवाष्प विद्यमान है, जलवाष्प पाया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बर्फीली जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आती हैं। आप देखे होंगे कि अगर किसी क्या बोलते हैं गिलास में ठंडा पानी हो, बिल्कुल बर्फ़ या जनरल बाटल ले लो फ्रिज का, उसमें बर्फ़ जमा हुआ हो, खूब अच्छे से उसको साफ़ कर दो बाहरी सतह को, उसको कपड़े से पोंछ करके और रख दो किसी भी मतलब क्या बोलते हैं टेबल पर। टेबल पर रखने के बाद कुछ देर के बाद देखोगे उस पर जल की छोटी छोटी बूंदें नज़र आती हैं। इससे क्या पता चलता है, क्या ये जल की बूंदें अंदर से बाहर आई हैं? नहीं, बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आती हैं। तो बाहरी सतह पर हमारा बाटल तो टूटा हुआ नहीं है कहीं से, तो अंदर से तो जल आएगा नहीं, तो फिर ये जल आया कहाँ से? तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, मान लीजिए वायु में जलवाष्प के कण होते हैं और जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में घूमता रहता है। तो हमारा जो जल का जो है क्या बोलते हैं, जो गिलास या बाटल हम रखे हैं जो ठंडा हुआ, उसका तो टेम्परेचर कम है, तो जो भी मतलब जलवाष्प के कण उससे टकराते हैं, मतलब बाटल से या गिलास से, ठंडे गिलास से भरे हुए जल से,
मतलब जिस गिलास में या बॉटल में जो ठंडा जल या बर्फ़ वाला जल रखा हुआ है उसके मतलब कि सतह से टकराते हैं तो उनकी एनर्जी डाउन होती है। एनर्जी जब कम होती है तो तुरंत वो जल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जल के बूंदों के रूप में वह उसके ऊपर क्या बोलते हैं, बॉटल पर या गिलास पे दिखाई देते हैं। तो वही है ये। बर्फीली जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के संपर्क में आकर कम हो जाती है। बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं, जानते हैं इतना। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के संपर्क में आकर कम हो जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं और जानते हैं या इससे स्पष्ट होता है कि वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है। क्लियर। ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे और सबसे लास्ट टॉपिक था और ये समाप्त हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद से अभ्यास के प्रश्न हैं तो हम उसको सॉल्व कराएंगे आपको। तो सॉल्व कराने का मतलब सिर्फ हम बताएंगे, एक भी पॉइंट हम नोट नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को सुन करके और उसी के बेस पर आंसर लिख करके चेक कराइएगा आप लोग, ठीक है। हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं और क्वेश्चन के बाद आंसर आपको खुद लिखना है। आंसर हम बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, इसलिए आप ध्यान से सुन के उसको अच्छे से फिर उसका नोट्स आप लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इंटरनल में ही कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो उस क्वेश्चन में से कुछ बता चुके हैं, कुछ बाकी है, तो कुछ बता रहे हैं, कुछ आप लोग नोट करके लाइएगा। जैसे आपके अभ्यास में है कि गर्मी यानी गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। क्वेश्चन क्या है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। लिखेंगे कि गर्म शुष्क दिन में वायु का ताप अधिक होता है, जिससे कूलर में उपस्थित जल का वाष्पन भी बढ़ता है। ताप में वृद्धि के कारण जल अधिक शीघ्रता से जलवाष्प में परिवर्तित होता है। द्रव का ताप जितना ऊंचा होता है उतनी ही तेजी से वह वाष्प बनता है, अथवा इसी प्रकार वायु जितनी शुष्क होगी उतनी ही जल्दी वाष्प बनेगी। वाष्प से ही ठंड उत्पन्न होती है, वाष्पन से ही ठंडक उत्पन्न होती है। हम जानते हैं ना, वाष्पीकरण से ही ठंडक उत्पन्न होती है। जब घास की गद्दियाँ होती हैं कूलर में, जब घास की गद्दियों पर पड़ा हुआ जल वाष्प बनता है तो वह उसे ठंडा कर देता है। फिर उसके संपर्क में आई वायु भी ठंडी हो जाती है तथा कमरा हमारा ठंडा हो जाता है। एक बार दो बार इसी को रिपीट करके बैक करके आप लोग पढ़ के इसको आंसर आप लोग सुन के अच्छे से आंसर आप लोग नोट कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आपके पास अगर कोई बुक हो उसमें भी आंसर हो तो उससे भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड हमारा, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो ध्यान से सुन के लिखेंगे। मिट्टी से बने, आंसर है मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे घड़े का जल रिस कर बाहर आ जाता है तथा वातावरण की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है तथा वातावरण की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल से वाष्प में परिवर्तन के दौरान आवश्यक ऊष्मा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त होती है, जिससे घड़े में भरे जल का ताप गिर जाता है और जल ठंडा हो जाता है। एक बार और ध्यान से सुन लेंगे। मिट्टी से बने
घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे घड़े का जल रिस कर बाहर आ जाता है तथा वातावरण की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल से वाष्प में परिवर्तन के दौरान आवश्यक ऊष्मा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त होती है, जिससे घड़े में भरे जल का ताप गिर जाता है और जल ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? इसका आंसर अभी हम लिखवा भी चुके हैं, तो वहीं से आप लोग लिख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है चौथा, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तुम जानते हो कि कप का जो सतही क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है और प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसकी वजह से वाष्पन तेज़ी से होगा और वाष्पन होने की वजह से चाय जल्दी ठंडी होगी। चाय जल्दी ठंडी होगी तो हम जल्दी से पी भी लेंगे। आंसर क्या लिखोगे? लिख लेना कि कप की अपेक्षा प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण गर्म दूध या चाय वाष्पीकरण के कारण शीघ्र ही ठंडी हो जाती है और हम जल्दी से आसानी से पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब क्यों पहनने चाहिए? तो क्यों का आंसर क्या है कि हमें गर्मियों में हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे कि गर्मियों में आने वाले पसीने के कण हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाएं, जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो। ये आप ध्यान से एक बार सुन के फिर रिपीट करके दोबारा सुन लेंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इंटरनल क्वेश्चन जितने थे लगभग सब क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके। अब हम चलते हैं अभ्यास पर और आप लोग इस अभ्यास के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके और चेक करा लेंगे। इसमें बहुत से मतलब कि क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर हम बता भी चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर हम नहीं बताए हैं, फिर भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जो संभव होगा, जो मतलब एकदम ज़रूरी होगा बताना, वही हम बताएंगे, वरना आप लोग सबको अच्छे से लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। केल्विन में दिया है, सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी केल्विन इकाई को सेल्सियस इकाई में बदलना होता है तो उसमें से हम केल्विन ताप में से 273 माइनस कर देते हैं तो हमको सेल्सियस ताप मिल जाता है। कहने का मतलब अगर इसको सेल्सियस में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 300 केल्विन दिया है तो 300 में से 273 घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा। फिर इसी तरह 573 में से 273 घटा दोगे, आंसर में आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, उसी तरह मेथड से अच्छे से लिख करके सॉल्व करिएगा। अगला है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो केल्विन में परिवर्तित करना हो, सेल्सियस को क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। तो 25 में 273 जोड़ेंगे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। 373 में 273 जोड़ेंगे तो ये भी केल्विन में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। क्यों? तो लिख देंगे कि नेफ्थलीन एक ठोस पदार्थ है जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। इसलिए लिख देंगे कि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातज है तथा ऊर्ध्वपातन के कारण यह कुछ समय के बाद ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। आंसर आप लिख सकते हैं, वरना एक और आंसर है, बुक से ही हम बता दे रहे हैं, बुक का आंसर बता दे रहे हैं अच्छे से, उसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो आंसर होगा इसका जो आंसर बताएं वही आंसर होगा कि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है और यह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, अतः कोई अवशेष नहीं बचता है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो क्यों पहुंच जाती है? तो इस टाइप का क्वेश्चन इंटरनल में भी लिखवा चुके हैं। वैसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि इत्र का वाष्पन वायु में अत्यंत शीघ्रता से होता है तथा इत्र के कण तीव्र गति से वायु में विसरित हो जाते हैं, जिससे हमें दूरी पर रहते हुए भी इनकी गंध मिल जाती है। क्या आंसर लिखोगे?
इत्र का वाष्पन वायु में अत्यधिक शीघ्रता से होता है। अभी जानते हो ना कि इत्र हथेली पर लेते हैं तो ठंडक महसूस होती है, इसका मतलब इसका वाष्पीकरण तेज़ी से होता है। यह ठोस अवस्था में से वाष्प में बदलेगा और वाष्प है तो वाष्प जाके किसमें मिल जाएगी, वायु में होता है। तथा इत्र के कण तीव्र गति से वायु में विसरित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे हमें वायु के साथ हम कहीं भी हों तो वायु जब हमारे तक पहुंचती है तो उसके साथ साथ हमको गंध मिलती है। आंसर क्या लिखोगे? इत्र का वाष्पन वायु में अत्यंत शीघ्रता से होता है तथा इत्र के कण तीव्र गति से वायु में विसरित हो जाते हैं, जिससे हमें दूर पर रहते हुए भी इसकी गंध मिल जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी खाना बनाते समय हमें पता चल जाता है क्या पक रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हम बताए भी अंदर भी, तो उससे भी आप मैच करा के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ये भी क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं पहले अंदर। ये जल है, ये द्रव है। जल क्या है? द्रव। चीनी क्या है? ठोस। और ऑक्सीजन क्या है? गैस। आकर्षण बल के क्रम में सजाना है। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कणों के बीच आकर्षण किस में होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार सजाना है। तो आपको ऐसे लिखेंगे, आंसर लिख देंगे जल क्या बोलते हैं, सबसे पहले सबसे बढ़ते हुए मतलब सबसे कम किस में होगा? ऑक्सीजन में। तो पहले क्या लिख दोगे? वैसे ही जनरल बता पूरा लिखिएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद से बढ़ता क्रम ऐसे दिखाते हैं। फिर उसके बाद से आप जल लिख देंगे और फिर उसके बाद से आप चीनी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देना, ऐसे लाइन खींच देना और नीचे लिख देना कि आकर्षण का बढ़ता क्रम। ठीक है, कणों के बीच आकर्षण का बढ़ता क्रम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव। क्या होगी भौतिक अवस्था? द्रव। भौतिक अवस्था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हम जानते हैं कि जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बर्फ़ का गलनांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें दोनों अवस्था होगी, ठोस और द्रव, इसलिए कि कुछ बर्फ़ जल में बदल चुका होगा और कुछ बर्फ़ वैसे ही होगा। तो जो बर्फ़ होगा वह किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। और द्रव जो जल होगा वह किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। कहने का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था ठोस भी होती है और द्रव भी होती है। इसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प भी होगी। वाष्प का मतलब गैस, और उसके बाद से द्रव भी होगा, कुछ द्रव उसमें बचा हुआ होगा, जल जो बॉयल कर रहा होगा। ठीक है, तो 100 पर गैस अवस्था और द्रव अवस्था में जल पाया जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में पाया जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। जल कमरे के ताप पर द्रव है। हम जानते हैं कि जल का, ध्यान से सुनिएगा हम क्या करें, हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कमरे का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से के बीच ही होता है। इसलिए जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो हम जानते हैं कि लोहे की अलमारी का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव क्यों अधिक होता है? 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? कहने का मतलब इनका ये है कि 273 डिग्री केल्विन का मतलब हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ अवस्था भी होती है। जल बर्फ़ ठोस के रूप में भी पाया जाता है और द्रव के रूप में भी पाया जाता है, जल के रूप में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर जल है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ है तो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडक महसूस होती है जबकि जल से कम ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों है? आंसर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि बर्फ़ की संगलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो जब बर्फ़ जल में बदलेगा तो जल में गुप्त ऊष्मा भी होगी, जिसकी वजह से जल का तापमान गुप्त ऊष्मा के कारण कुछ ज़्यादा होगा और बर्फ़ का तापमान कम होगा, इसलिए बर्फ़ से अधिक शीतलता का अनुभव करेंगे। हम लिख देंगे सीधा एक लाइन में आंसर कि 273 केल्विन पर बर्फ़ जल की अपेक्षा
संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण संपर्क में आने वाले पदार्थ को अधिक प्रभावशाली ढंग से ठंडा करते हैं। कहने का मतलब जल में गुप्त ऊष्मा होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा उसका टेम्परेचर ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उससे ठंडक हमको थोड़ा कम महसूस होगा, इसलिए कि बर्फ़ के संगलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि जब वो बर्फ़ जल में बदलेगा तो जल में गुप्त ऊष्मा पाई जाएगी जिसकी वजह से जल थोड़ा कम ठंडक महसूस जल से हमको थोड़ा कम ठंडक महसूस होगा, जबकि बर्फ़ में ये गुप्त ऊष्मा नहीं पाई जाएगी। जब तक बर्फ़ गलेगा नहीं तब तक उसमें गुप्त ऊष्मा नहीं पाई जाएगी, और गलने के बाद बर्फ़ किस में बदलेगा? जल में। तो जल में संगलन की गुप्त ऊष्मा होगी जिसकी वजह से उस अब गुप्त ऊष्मा की वजह से ना क्या बोलते हैं ठंडक कम महसूस होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम जल लेते हैं, जबकि बर्फ़ में ये संगलन की गुप्त ऊष्मा नहीं होगी, तो वो पूरा अटैक करेगा 0 पर ही, जिसकी वजह से हमें अधिक ठंडक महसूस होगी। तो एक लाइन का आंसर एक बार और सुन लें कि 273 केल्विन पर बर्फ़ जल की अपेक्षा संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण संपर्क में आने वाले पदार्थ को अधिक प्रभावशाली ढंग से ठंडा करता है। फिर अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन है ये 7 और 8। उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? तो हम जानते हो कि उबलते हुए जल और भाप में तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम बताए हैं। तो सीधा यहाँ भी वही कारण है, वहाँ पे गुप्त ऊष्मा की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा जलन महसूस होगी। एक लाइन में फिर वही लिखेंगे, भाप की उबलते हुए जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण जल की अपेक्षा भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा का मान उबलते हुए जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, इसी कारण जल की अपेक्षा भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है। एक लाइन का आंसर, भाप की गुप्त ऊष्मा का मान उबलते हुए जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, इसी कारण जल की अपेक्षा भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है। या चाहें तो एक और आंसर आप लिख सकते हो अथवा करके, या यही जो हम लिखवाने जा रहे हैं वहाँ पे लिख लेंगे सीधा एक ही लाइन में। ये भी भाप तथा उबलते हुए जल दोनों का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण भाप में अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए भाप में से जलने की तीव्रता अधिक होती है। सीधा एक लाइन का, भाप तथा उबलते हुए जल दोनों का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो कन्फर्म है, परंतु वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण भाप की ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए भाप से जलने की तीव्रता हमको अधिक महसूस होती है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, हम बता दे रहे हैं, सेम इसी टाइप का आप बनाएंगे। चित्र, निम्नलिखित चित्र के लिए A, B, C, D, E तथा F की अवस्था को नामांकित करें। ये ठोस है, ठोस ध्यान दीजिएगा, ठोस है A, द्रव में बदल रहा है, तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन या गलन। ठीक है, ऊपर वाले तीर की हम बात कर रहे हैं अभी। और फिर द्रव बदल रहा है गैस में, तो B का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, A इक्वल टू, पूरा बनाने के बाद A इक्वल टू लिख देंगे संगलन, या अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं गलन, फ्यूजन। ठीक है, फिर उसके बाद B का होगा द्रव का गैस में बदलना, ऊष्मा में वृद्धि हो रहा है, तो क्वथन भी लिख सकते हो या वाष्पन भी लिख सकते हो। क्या लिख दोगे? वाष्पन। ठीक है, क्लियर। A से ठोस का द्रव और द्रव से गैस। अब ये देखो, A हो गया, B हो गया, C में आ जाओ, गैस से द्रव में बदलना बताएं, संघनन। C इक्वल टू क्या हो जाएगा? संघनन। और फिर D का मतलब द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से ठोस, जमना। द्रव से ठोस किस में बदल जाएगा? जम जाएगा, तो इसको बोलेंगे जमना या हिमीकरण। और फिर यहाँ देखो E में, अब चलो, ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस, डायरेक्ट गैस, द्रव में नहीं बदल रहा है, क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन।
और फिर ये गैस से डायरेक्ट किस में बदल रहा है, ठोस में। इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ीकरण या निक्षेपण। ठीक है, ABCDE क्या है उसको आप लोग क्लियर कर लेंगे कि A का मतलब क्या हुआ, B का मतलब क्या हुआ, C का मतलब, D का मतलब, E का मतलब और F का मतलब। एक बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि पूरा चैप्टर आप कंप्लीट करके नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ाई करके ही स्कूल आएंगे। स्कूल जब खुलेगा तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट होने के बाद ही जब आप लोग एंट्री करेंगे तो पहले कॉपी ही चेक होगी, उसके बाद फिर आगे पढ़ाया जाएगा। चाहे एडमिशन नया हो या पुराना हो, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रख के ही स्कूल आइएगा। थैंक यू।